जी बताओ, अमीर महरूम ने कहा। जहां से वादी शाह में दाखिल हुआ जाता है वहां बाकायदा चेक पोस्ट बनी हुई है। वहां से वादी शाह को जो सड़क जाती है, इसके पहले मोड़ के बाद ये सड़क दो पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती है। वहां कदीम दौर का एक बांध कुआं मौजूद है जो बेहद गहरा है और सदियों से बंद होने की वजह से इसके अंदर लाजमन जहरीली हवा भरी होगी। इस कुएं को आप आसानी से इस वक्त खोल सकते हैं जब इमरान और इसके साथी वहां से गुजर रहे होंगे। इस तरह ये इस कुएं से निकलने वाली जहरीली हवा से और फिर कुएं में गिरकर हलाक हो जाएंगे और आप अपना काम इत्मीनान और सुकून और यकीनी तौर पर कर सकेंगे, माशूरा ने कहा। अगर ऐसा है तो तुमने इंतहाई शानदार तरकीब बताई है। ठहरो, मुझे देखने दो कि क्या वाकई वहाँ कोई कुआं मौजूद है और अगर है तो उसे किस तरह खोला जा सकता है। अमीर महरूम ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। काफी देर तक वो आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर एक झटके से इसने आंखें खोल दी। इसके साथ ही उसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए थे। हाँ, बड़े शैतान ने मुझे ये कुआं ना सिर्फ दिखा दिया है बल्कि इसे अचानक खोलने का तरीका भी बता दिया है। अब मैं ये काम आसानी से कर लूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो और सुनो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम जोहेरा का खून पी सकते हो, अमीर महरूम ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा भी शुक्रिया। अब मैं और ज्यादा बड़ी ताकत बन जाऊंगा, माशूरा ने मुसरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही वो गायब हो गया। तो अमीर महरूम ने बेख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। माशूरा की वजह से वो इमरान और इसके साथियों को ख़त्म करने का यकीनी तरीका मालूम कर चुका था और अमीर का केश भी हलाक हो चुका था। अब ब्लैक स्कार्फ का जिंदा होना यकीनी हो चुका था और अब वो बिला शिरकत गहरे पूरी दुनिया का हाकिम बन सकता था। इससे यकीन था कि अब इसके रास्ते की तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अलबत्ता उसने रात कंदूज की इस बड़ी हवेली में गुजारने की बजाय कंदूज में ही एक और खुफिया ठिकाने पर गुजारने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इसे मालूम हो चुका था कि इमरान और इसके साथियों ने अमीर का केस से यहाँ का पता मालूम कर लिया है और हो सकता है कि वो रात को यहाँ पहुंचकर मिसाइल या बम फायर कर दें। चुनाचे वो कुर्सी से उठा और इस कमरे से निकलकर वो इस कमरे में पहुंच गया जहाँ फोन मौजूद था। उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दारपोश बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दारपोश की आवाज़ सुनाई दी। अमीर महरूम बोल रहा हूँ, अमीर महरूम ने कहा। हुक्म आका। दूसरी तरफ से दारपोश का लहजा यकलहत मोतबाना हो गया। दारपोश पाकिस्तानी दुश्मन ने अमीर का केश को हलाक कर दिया है और उन्होंने अमीर का केश से मेरी कंदूज में इस बड़ी हवेली का पता भी मालूम कर लिया है। इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ रात को पहुँच जाएं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं अभी इस बड़ी हवेली से गागाशू ठिकाने पर मुंतकिल हो जाऊं और फिर सुबह को हम वहीं से वादी शाह रवाना हो जाएं। अमीर महरूम ने कहा। उसे मालूम था कि इसने माशूरा को दारपोश की अकलौती बेटी ज़ोहरा का खून पीने की इजाज़त दे दी है और इसे ये भी मालूम करना था कि दारपोश अपनी बेटी जोहेरा से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि माशूरा शैतानी कानून के मुताबिक इजाज़त मिलने के कम अज़ कम 12 घंटों के बाद ही ऐसा कर सकेगा और ये ऐसा वक्त होगा जब दारपोश इसके साथ वादी शाह में होगा और इसे इसकी इत्तला इस वक्त तक ना मिल सकेगी जब तक कि वो वादी शाह से वापस ना आ जाए। आका, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी रवाना हो जाता हूँ और आपको साथ लेकर वादी शाह के करीबी गांव मारेज में जाकर रहते हैं। मैं अपने साथियों को भी वहां का बता देता हूं, वो भी वहां पहुंच जाएंगे और हम सुबह सवेरे वादी शाह में दाखिल हो जाएंगे और जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेंगे ताकि पाकिस्तानी दुश्मन अगर वादी शाह में आए भी तो सही, हमारे काम में रुकावट ना बने। दारपोश ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें तैयार मिलूंगा, अमीर महरूम ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। गो इसने दारपोश को नहीं बताया था कि वो पहले इस इमरान और इसके साथियों को सड़क के मोड़ वाले खुफिया कुएं में गिराना चाहता है, फिर वो असल कुएं को खोलकर इसमें से संदूकची निकालना चाहता था, क्योंकि इसे मालूम था कि असल कुआं खोलने और इसमें से संदूकची निकालने के लिए इसे वहां कई घंटे लग जाएंगे और तब तक लाजमन ये पाकिस्तानी एजेंट इनके सरों पर पहुंच जाएंगे। इमरान अपने साथियों समेत अपनी रहाइशगाह पर मौजूद था। फवाद और अमीर का केश दोनों का ना सिर्फ खात्मा हो चुका था बल्कि इसे ये भी मालूम हो गया था कि असल मिशन क्या है और अब वो बैठा यही सोच रहा था कि इस मिशन की तकमील के लिए इसे क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। अमीर काकेश ने इसे बता दिया था कि अमीर महरूम खुफिया कुआं खोलने और इसमें से संदूकची निकालने के लिए वहां वादी शाह गया था, लेकिन
वहाँ सदियों से रहने वाले नस्ल दर नस्ल उल्लुओं में से दो ने इस पर हमला कर दिया था। अमीर महरूम के नायब दारपोश ने इन पर फायर खोल दिया और वो दोनों उल्लू वादी में गिरकर हलाक हो गए। उनका खून वादी की जमीन में जज़ब हो गया और इस खून के असरात की वजह से 2 हफ्तों तक ये कुआं खुफिया तौर पर जाहिर ना हो सकता था। इसलिए अमीर महरूम वापस कंदूज आने पर मजबूर हो गया था। फिर अमीर काकेश के कहने पर उसने शैतान के दरबार की एक खास ताकत को तलब किया ताकि उल्लुओं के खून के असरात को पहले ही खत्म किया जा सके। इस ताकत ने 10 काले कुत्तों की बेंट लेकर इसका काम कर दिया और अब कल सुबह अमीर महरूम अपने आदमियों के साथ वहां वादिये शाह जाकर वो कुआं खोलेगा और इसमें से संदूकची निकाल लेगा। इमरान साहब, हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? वो शैतान अमीर महरूम कंदूज की हवेली में मौजूद है। हम वहां जाकर इसका खात्मा आसानी से कर सकते हैं, सफदर ने कहा। उससे क्या होगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या होगा? ये मिशन मुकम्मल हो जाएगा, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा ख्याल है कि शैतान के पास सवाए इस अमीर महरूम के और कोई कारिंदा नहीं है? नहीं मिस्टर सफ्तर सईद, अमीर महरूम की जगह कोई और ले लेगा। हम कब तक इस कुएं का पहरा देते रहेंगे? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बात तो आपकी ठीक है, मैंने तो इस एंगल पर सोचा ही ना था। फिर आपने क्या सोचा है? सफ्तर ने इतराफ करते हुए कहा। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह इस किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, किस तरह? इस पर कैप्टन शकील ने पूछा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। इस संदूकची को ही जला दें, इसके अंदर जो कुछ भी है इस समेत, जूलिया ने कहा। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मुझे इरादा तब्दील करना पड़ा, इमरान ने जवाब दिया। क्यों? जूलिया ने चौंक कर कहा। ये संदूकची सदियों पहले रोशनी की किसी अजीम शख्सियत ने इस कुएं में दफन की थी। अगर इसे जलाया जा सकता तो वो इसे जलाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देते। इससे यही साबित होता है कि इसे किसी भी वजह से जलाया या हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, इमरान ने कहा। आपकी बात में वाकई वजन है, सफ्तर ने कहा। कितना? इमरान ने चौंक कर कहा। क्या कितना? सफ्तर ने भी चौंक कर इस अंदाज में पूछा जैसे इसे लफ्ज़ कितने की समझ ना आई हो। वजन? तुम कह रहे हो कि मेरी बात में वजन है, इमरान ने कहा। तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा और सबने महसूस किया कि इमरान की इस बात और सफदर के हंसने से माहौल पर छा जाने वाला तनाव यकलहत खत्म हो गया था। तुम सारी रात बैठे सोचते रहोगे और वो शैतान सुबह सब कुछ कर लेगा, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए, इमरान ने कहा। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? तुम अभी चलकर इस शैतान का खात्मा करो जिसे अमीर महरूम कहा जाता है। फिर इत्मीनान से बैठकर इस संदूकची के बारे में सोचते रहना। अगर पहले सदियों तक ये संदूकची कुएं से बाहर नहीं आ सकी तो हो सकता है कि मजीद कई सदियों तक बाहर ना आ सके और इसके बाद जो भी मौजूद होगा खुद ही निमट लेगा, तनवीर ने जवाब दिया। तो सफ्तर, कैप्टन शकील और जूलिया तीनों के चेहरों पर तहसीन के तासुरात उभर आए। गुड तनवीर, तुमने वाकई बेपनाह जहानत का मुजाहरा किया है, सफ्तर ने कहा और फिर जूलिया और कैप्टन शकील ने भी सफ्तर की तायद कर दी। तुम मिलकर क्यों तनवीर का स्कोप खत्म करना चाहते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्कोप? कैसा स्कोप? सफ्तर ने हैरान होकर पूछा। सुना है अक्लमंद मर्द से खवातीन दूर भागती हैं। खवातीन का पसंदीदा मर्द अहमक होता है जो बस इनके आगे पीछे घूमता रहता है, हर बात फौरन मान ले और अपनी चेक बुक पर दस्तखत करके खातून के हवाले कर दे। ब्लैंक चेक बुक, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। लेकिन मुझे तो अक्लमंद मर्द अच्छे लगते हैं, जूलिया ने शरारत भरे लहजे में कहा और तनवीर का चेहरा यकलहत चमक उठा। हाँ, वो वाकई अच्छे तो लगते हैं, सबको ही अच्छे लगते हैं। फिलोसफर, मुदब्बिर, दानिशवर, सोच विचार में गुम, लेकिन अच्छा लगना और बात होती है। और बहरहाल छोड़ो, तनवीर ने जो बात की है बज़ाहिर तो बेहद पते की बात है, लेकिन इसमें एक कबाहत भी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शायद पहले मौजू पर कुछ और कहता, लेकिन फिर दानिस्ता इसने बात का रुख मोड़ दिया। शायद इसे मौजूदा मिशन का ख्याल आ गया था, क्योंकि इमरान ऐसे मिशंस पर बात भी एहतियात से करता था। ऐसे मिशन में इसे कई बार इंतहाई तलख तजर्बे भी हो चुके थे कि मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ सारी सूरत हाल को यकसर तब्दील कर देता था। इसलिए इसने बात करते करते बात का रुख मोड़ दिया था। कौन सी कबाहत? सफ्तर ने चौंक कर पूछा। इस वक्त अमीर महरूम कंदूज की हवेली में मौजूद नहीं है, वो कहीं गायब हो चुका है। शायद उसे इत्तला मिल चुकी है कि हम रात के वक्त उस पर हमला कर सकते हैं, इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। तुम्हें कैसे पता चला? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। वापसी पर जब हम मखसूस असलहा खरीदने के लिए मार्केट गए तो मैंने
एक पब्लिक फ़ोन पोस्ट से कंदूज में अमीर महरूम की हवेली राब्ता किया था। वहां से बताया गया कि अमीर महरूम मेरे फ़ोन करने से चंद लम्हे पहले चला गया है और किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया है। इमरान ने कहा ये भी हो सकता है कि बताने वाले ने झूठ बोला हो। सफदर ने कहा वो सच बोल रहा था और इसके लहजे और अंदाज से ही मैं समझ गया था। इमरान ने जवाब दिया तो फिर अब लामहला वादी शाह में ही इससे निमटना पड़ेगा। सफदर ने कहा हाँ, लेकिन इससे पहले मैं इस संदूकची को जलाने के बारे में कोई तरकीब सोचना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। इमरान ने कहा संदूकची लकड़ी की होगी, इसे आग में डाल दो वो जल जाएगी, इसमें समझ न आने वाली कौन सी बात है। तनवीर ने कहा यही बात मैंने अमीर काकेश से की थी और वो हंस पड़ा था, और यही बात उसने की थी कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो सदियों पहले ये काम कर लिया जाता। उसने बताया है कि स्याह बमरा सिर्फ कदीम दौर में पैदा होने वाली लकड़ी हरूस की संदूकची में ही मुर्दा रह सकता है, और हरूस ऐसी लकड़ी है जिसे किसी सूरत भी आग नहीं लगती। कदीम दौर में मापदों में हरूस नाम की लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी और अब भी मिस्र के शाही मकबरों में हरूस लकड़ी ही का इस्तेमाल नुमाया नजर आता है। गो ये लकड़ी अब इम्तदाद ज़माना से नापैद हो चुकी है, लेकिन बहरहाल इसे आग नहीं लगती। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा ये कैसे मुमकिन है कि लकड़ी हो और इसे आग ना लगे, ये सब प्रोपेगेंडा है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा मेरा भी यही ख्याल है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही हो सकता है। सफदर ने भी तनवीर की बात की तायद करते हुए कहा इमरान साहब अभी तो ये सब बातें हैं, हमें बहरहाल पहले इस संदूकची पर कब्जा करना है। बाद में क्या होता है और क्या नहीं होता ये बाद की बातें हैं। अगर हम यहाँ बैठे सोचते रहे तो अमीर महरूम कल ये संदूकची हासिल कर लेगा और हमारा तमाम मिशन भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें असल मिशन पर तवज्जो देनी चाहिए। खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। अब यही हो सकता है कि हम इस संदूकची को पहले अपने कब्जे में कर लें, फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा इमरान साहब अगर इस अमीर महरूम का खात्मा कर दिया जाए तो ये मसला मेरे ख्याल में आर्जी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। सफदर ने कहा तुम्हारा मतलब है कि ज़मीन में दफन संदूकची को बाहर निकालने से पहले इसे ख़त्म कर दिया जाए। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात पे सर हिला दिया। ठीक है, फिर हमें फौरी तौर पर रवाना हो जाना चाहिए, इससे पहले कि वो इस वादी पर काम का आगाज करें, हम वहाँ पहले से ही कब्जा कर लें। इमरान ने कहा लेकिन इमरान साहब क्या आपको इस वादी का इल्म है? कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओ नहीं, मैंने अमीर काकेश से पूछा था, उसने सिर्फ इतना बताया कि वहाँ ऊपर पहाड़ी पर उल्लुओं का एक जोड़ा सदियों से रहता चला आ रहा है और बस यही इसकी निशानी है। इसके अलावा जो निशानियाँ होंगी वो शैतान ने अमीर महरूम को ही बताई होंगी, क्योंकि ये काम इसके जिम्मे लगाया गया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो फिर ऐसा है कि हमें वहां पहुंचकर एक तरफ रुक जाना चाहिए। जब अमीर महरूम अपने साथियों के साथ वहां से गुजरेगा तो हम उसका ताकुब करते हुए वहां पहुंच जाएं, और फिर इससे पहले कि वो इस कुएं को ओपन करे इसका और इसके साथियों का खात्मा कर दिया जाए। कैप्टन शकील ने कहा मेरा ख्याल है कि हमें अमीर महरूम को इस वक्त हलाक करना चाहिए जब वो संदूकची बाहर निकाल चुका हो, वरना शैतान फिर किसी और अमीर महरूम जैसे आदमी को इस काम पर लगा देगा। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जूलिया ने कहा मेरा भी पहले यही ख्याल था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अमीर महरूम में यकीनन शैतान को कुछ ऐसी शैतानी खसूसियात नजर आई होंगी कि इससे अहम तरीन काम पर लगा दिया गया। ऐसे आदमी सदियों बाद ही सामने आते हैं, वरना शैतान तो इससे पहले भी किसी न किसी को इस काम पर लगा देता। इमरान ने कहा लेकिन इमरान साहब अगर इस अमीर महरूम ने कुएं के अंदर ही इस संदूकची को खोल लिया और हम तो बाहर ही निगरानी करते रह जाएंगे, इसलिए मेरा ख्याल है कि कुएं को खुलने से पहले ही इसे ख़त्म कर दिया जाए। सफदर ने कहा ठीक है, आओ चलें, हमें वहां तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, बाद में वहां का माहौल देखकर सोचते रहेंगे। इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो इसके साथी भी उठकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद वो सब एक जीप में सवार इस सड़क की तरफ बढ़े चले जा रहे थे जो वादी शाह को जाती थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था, जबकि जूलिया साइड सीट पर बैठी हुई थी। अकबी सीटों पर सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे, और जीप के आखिरी खुले हिस्से में खसूसी असलहे के दो बड़े से स्याह रंग के थैले मौजूद थे। रास्ते में उन्होंने कंदूज में रुककर वहां अमीर महरूम की हवेली के बारे में मालूम किया, और फिर हवेली से इन्हें मालूम हो गया कि अमीर महरूम अपने नायबदार पोश के साथ वहां से जा चुका है। तो वहां मजीद रुकने और इसे तलाश करने की बजाय
वो सीधे वादी शाह की तरफ बढ़ते चले गए क्योंकि वो जानते थे कि अमीर महरूम कहीं भी हो, बहरहाल इसे पहुंचना तो वादी शाह में ही था। और फिर सुबह तुलू ही ना हुई थी कि वो वादी शाह के चेक पोस्ट पर पहुंच गए। चूंकि उनके पास सैर व सयाहत के मखसूस बैनुल अक़वामी कार्ड मौजूद थे और उन्होंने अपनी रहायशगाह से रवाना होने से पहले एशियाई मेकअप कर लिए थे, इसलिए इन्हें बगैर किसी रुकावट के वादी शाह में जाने और वहां घूमने फिरने के ना सिर्फ खसूसी इजाज़तनामे जारी कर दिए गए बल्कि एशियाई होने के नाते इनकी जीप की तलाशी भी ना ली गई थी। इसलिए इमरान अपने साथियों समेत इत्मीनान से जीप चलाता हुआ वादी शाह में दाखिल हो गया। चेक पोस्ट से वादी शाह जाने वाली अकलौती सड़क पर जीप इत्मीनान से आगे बढ़ती चली जा रही थी। सुबह की रोशनी तेजी से चारों तरफ फैलती चली जा रही थी। बहुत खूबसूरत मौसम है, जूलिया ने बड़े मसरूर से लहजे में कहा। अगर अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम भी अच्छा लगता है, इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा तो जूलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि इमरान ने ये फिक्रा क्यों कहा है, क्योंकि वो उसके साथ बैठी हुई थी, इसलिए जाहिर है इसके कुर्ब की वजह से इसके अंदर का मौसम अच्छा हो गया है। जूलिया इसे खूबसूरत सा जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर वो इसलिए खामोश हो गई कि लामहाला इसके जवाब के बाद अकबी सीट पर बैठे हुए तनवीर ने कोई ऐसी बात कर देनी है जिससे इसका मूड खराब हो जाएगा। इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में जीप चलाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था, क्योंकि आगे जाकर सड़क दो पहाड़ियों के दरमियान से मोड़ काट रही थी। मेरा ख्याल है कि ये जगह अमीर महरूम और इसके साथियों पर हमला करने के लिए बेहतरीन रहेगी, इमरान ने जीप की रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा। हाँ, ये हादसा तांग मोड़ है, यहाँ उनके संभलने से पहले ही उनको ख़त्म किया जा सकता है, सफदर ने कहा तो इमरान ने जीप को सड़क से हटाकर एक तरफ एक पहाड़ी चट्टान की ओट में रोक दिया। नीचे उतर आओ, असलहा भी ले लो, हम यहाँ का तफसीली जायजा लेकर ही यहाँ मोर्चा बनाएंगे, इमरान ने जीप से उतरते हुए कहा। इसके नीचे उतरते ही दूसरी तरफ से जूलिया भी नीचे उतर आई। अकबी तरफ से बाकी साथी भी नीचे उतरे, जबकि तनवीर और सफदर ने असलहे से भरे हुए दोनों थैले भी उठा लिए और फिर इन्हें उठाकर वो इमरान और जूलिया के पीछे सड़क की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान सड़क के तकरीबन दरमियान में ही रुक गया, जूलिया इसके साथ थी। इमरान गहरी नजरों से इधर उधर का बगौर जायजा ले रहा था। कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर भी इनके करीब पहुंचकर रुक गए। यहाँ सामने छुपने की बेहतरीन जगह है, मैं और जूलिया इधर छुप जाते हैं, तनवीर और सफदर थोड़ा आगे जाकर बाएं हाथ पर छुप जाएंगे, जबकि कैप्टन शकील मोड़ के करीब जाकर इस अंदाज में छुपेगा कि दूर से आने वालों को चेक करके छींगर की आवाज़ में हमें कौशन दे दे। इमरान ने बाकायदा किसी फौजी सिपा सालार की तरह सफबंदी करते हुए कहा। लेकिन मैं इन लोगों को पहचानूंगा कैसे, कैप्टन शकील ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही यकलहत इन सब के कदमों तले से ज़मीन और इस पर बनी हुई सड़क गायब हो गई और वो सब संभलने से पहले नीचे मौजूद अथाह गहराई में गिरते चले गए। इमरान ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसके जहन पर स्याह चादर फैलती चली गई और शायद हमेशा हमेशा के लिए वो वादी शाह की तह में उतरते चले गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।